नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ दौरा, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लगे हिस्सा और साथ ही आपको बताते चले इस दौरान हिस्सा भी लेंगे पीएम। वहीं आध्यात्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इसे लेकर सोमनाथ दौरे पर प्रशासन सतर्क। हमें आस्था और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा, जहां स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा करेंगे और वहां आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। गुजरात प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी सुरक्षा की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। साथ ही शहर और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में के विशेष इंतजाम भी किए गए। वहीं आपको बताते चले स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी, जो सोमनाथ मंदिर की 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेंगे। वहीं प्रशासन ने कहा कि आयोजन आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के श्रद्धालु शामिल होंगे और मंदिर के आसपास विशेष सजावट और व्यवस्थाएं की गई, ताकि सभी आगंतुकों को सहज और सुरक्षित अनुभव मिल सके। तो वहीं आपको बताते चले पीएम का ये खास दौरा, जहां पीएम मोदी का ये सोमनाथ दौरा, आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस दौरान हिस्सा भी लेते नजर आएंगे पीएम। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान कई जगहों का दौरा भी करेंगे। साथ ही गुजरात में इसे लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। अपन है भगवान है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। परवाह नहीं किसी इंटरनेशनल लॉ की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो सत्ता में हो या बाहर दुनिया की राजनीति हिला देता है। अब ट्रंप का एक बयान फिर आग लगा रहा है। मेरी अपनी नैतिकता है, मेरा अपना दिमाग है, मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं। सवाल है, क्या ये सिर्फ बयान है या आने वाले तूफान की चेतावनी? क्या दुनिया की सबसे खतरनाक डील हो चुकी है? क्या अमेरिका ने ताइवान को सौदेबाजी की मेज पर रख दिया है? क्या ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को सिरे से नकार दिया? देखिए एक खास रिपोर्ट। की सबसे बड़ी डील हो चुकी है। वेनेजुएला के बदलते ताइवान। ट्रंप बोले, मुझे कानून नहीं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मायने नहीं रखता। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके लिए अपनी समय, अपनी नैतिकता ज्यादा अहमियत रखती है। उन्होंने स्वामित्व पर जोर देते हुए नाटो और ग्रीनलैंड के बारे में बात की। साथ ही ये भी संकेत दिया कि उनके वेनेजुएला हमले के बाद अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो शायद अमेरिका कुछ भी ना करे। एक बयान और ग्लोबल हलचल। ट्रंप बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब तक ताकत ही नियम है। ट्रंप से पूछे गए सवाल कि क्या उनकी वैश्विक शक्ति की कोई सीमा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि केवल उनका दिमाग ही उन्हें रोक सकता है। उन्होंने कहा, हाँ एक चीज है, मेरी अपनी नैतिकता, मेरा अपना दिमाग, यही एकमात्र चीज है जो मुझे रोक सकती है। मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैं लोगों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। जब इस बारे में आगे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की आवश्यकता है, तो ट्रंप ने कहा, मैं करता हूँ। ताइवान पर सौदे की आहट। बीजिंग से वॉशिंगटन तक खलबली। किसके हाथ लगी बाजी? वेनेजुएला पर अमेरिकी के हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर चीन अब ताइवान पर हमला कर दे तो क्या ट्रंप कुछ बोल पाने की स्थिति में होंगे? इंटरव्यू में जब चीन और ताइवान के मुद्दे पर जब ट्रंप से पूछा गया कि शी जिनपिंग ताइवान को चीन के लिए अलगाववादी खतरा मानते हैं, तो ट्रंप ने कहा है कि वह क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं मैंने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वेनेजुएला बना ट्रंप कार्ड। चीन को साधने की कोशिश। दुनिया को डराने का दाव। ट्रंप से पूछा गया कि उनके लिए ज्यादा अहम क्या है, ग्रीनलैंड को पाना या फिर यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो को बचाए रखना। इस सवाल पर ट्रंप ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन स्वीकार किया कि यह एक विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा, स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत क्यों है,
तो ट्रम्प ने मीडिया से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि सफलता के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि स्वामित्व आपको एक ऐसी चीज देता है जिसके साथ आप नहीं कर सकते। आप पट्टे या संधि के बारे में बात कर रहे हैं। स्वामित्व आपको ऐसी चीजें और तत्व देता है जो आप केवल एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से प्राप्त नहीं कर सकते। ट्रम्प के शब्द दुनिया के लिए चेतावनी। क्या नियमों का दौर खत्म? डील हुई या सियासी ड्रामा? ताइवान की कीमत क्या तय हो चुकी है? सवाल सीधे सत्ता से। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि यूरोपीय नेताओं को ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए। यूरोप के बारे में बोलते हुए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम हमेशा यूरोप के साथ रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे आकार ले। मैं ही हूं जिसने उन्हें नाटो पर अधिक जीडीपी पर अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अगर आप नाटो रूस को देखते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे अलावा किसी अन्य को कोई चिंता नहीं है। मैं यूरोप के प्रति बहुत वफादार रहा हूं। मैंने अच्छा काम किया है। अगर मैं नहीं होता तो रूस के पास अभी पूरा यूक्रेन होता। एक फैसला, कई जंगें, एशिया की शांति खतरे में, या सिर्फ बयानबाजी? आज ये सिर्फ बयान है, आज ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन अगर कल ये नीतियां बनी तो ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं रहेगा, वो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। सवाल ये नहीं कि डील हुई या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया एक बार फिर लीडर इन चीफ के भरोसे है? तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी हुए विस्फोट से जुड़ा पूरा डेटा अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराया जा सकेगा। वहीं गृह मंत्री ने बताया कि किसी भी स्थान पर हुए बम या विस्फोट की जानकारी को डेटा स्टोरेज में शामिल किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस डेटा के आधार पर किसी भी राज्य में जांच के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तुरंत उपलब्ध कराए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एनआईडीएमएस के पास वर्ष 1999 से अब तक हुए सभी बम विस्फोटकों से संबंधित विस्तृत डेटा मौजूद है। बृहद प्रकार का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा जो टू वे होगा। कोई भी जगह पे हुए विस्फोट को आप ये डेटा के अंदर, डेटा स्टोरेज के अंदर इंक्लूड भी कर पाएंगे और डेटा का उपयोग कर हर राज्य में कहीं पर भी जरूरत पड़े इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहां से अनेक प्रकार के गाइडेंस मिलेंगे, प्रोसिक्यूशन तक के गाइडेंस मिलेंगे। एनएसजी के पास जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहां पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी। घटनाओं की आपसी लिंकिंग। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अशोक लेलैंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह उद्घाटन केवल लखनऊ वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने इसे प्रदेश और औद्योगिक प्रगति में मील का पत्थर बताया। वहीं रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था और गुंडा राज और साथ ही अपराध के कारण इसकी पहचान ये बन चुकी थी, लेकिन अब राज्य में उद्योगों की स्थापना तेजी से हो रही है और ये प्रदेश के विकास यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। सज्जनों तथा मेरे मीडिया के मित्रों, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड
और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। चाहिए और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने यहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। इसका मतलब सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद और लड़ाकू जहाजों से जुड़ा सामान अब हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में आयोजित प्री बजट मंथन बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आगामी बजट को लेकर विभिन्न सुझावों और प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में जन कल्याण, विकास और आर्थिक मजबूती से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आम जनता की जरूरतों और प्रदेश में के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाए। प्री बजट मंथन बैठक में अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव और सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में कार्यवाही जारी है, जिसमें विधायक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन को संबोधित कर रही हैं। सत्र में मुख्य रूप से विकास, जनहित और राज्य से के प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हो रही है। वहीं विधायक सक्रिय भागीदारी के साथ अपने सवाल और सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकारी योजनाओं की प्रगति और आगामी नीतियों की जानकारी भी दी। साथ ही सदस्यों से सहयोग और सुझाव भी मांगे। माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा उनके उद्बोधन में दिल्ली सरकार का जो रोड मैप प्रस्तुत किया गया, ना केवल उसका धन्यवाद देना चाहती हूं, बल्कि ये भी कहना चाहती हूं कि ये केवल कोई संसदीय रस्म अदायगी नहीं है कि एलजी साहब ने उद्बोधन दिया और हम धन्यवाद दे रहे हैं। दिल्ली इस समय अपने आप को उस सारे टकराव की स्थिति से बाहर दिखाने के लिए खड़ी हुई है। आज एक साथ इकट्ठे मिलकर के जहां सरकार, जहां केंद्र सरकार, जहां माननीय एलजी महोदय, जहां नगर निगम, सभी एजेंसियां मिलकर काम करती है और टकराव में नहीं, परिणाम के लिए काम करती है, दिल्ली के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये सच में हमारी गवर्नेंस का वो मॉडल है जिसको एंडोर्स करते हुए हम अपनी जवाबदेही, समन्वय और स्पष्ट दिशा कि किस दिशा में हमें क्या काम करना है और क्या हमारे टारगेट हैं, ये हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुशासन के साथ साथ संवेदनशीलता, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंक्लूजन, और इस पूरे के पूरे हमारे कामों में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी यह सरकार, जहां एक और गांधी जी के सर्वोदय को शासन की आत्मा मानती है, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को अपनी नीति बनाती है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में बड़े वाहन की निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया। उनके साथ भारी उद्योग एवं
इस्पात मंत्री भी HD कुमार स्वामी भी थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने सिंदूर और रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए और प्लांट का दौरा भी किया। अशोक लीलैंड के इस प्लांट में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया जाएगा। इस प्लांट में इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों का निर्माण किया जाएगा। ये राज्य का पहला बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट है। प्लांट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 फरवरी 2025 को किया था। स्कूटर इंडिया की भूमि पर स्थापित इस प्लांट में पहले चरण में 200 EV बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लीलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है। 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान कर रहा है और अब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वह लगभग 36 लाख करोड़ रुपए की अब यह देश के अंदर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन भी है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के चला है कि हमें देश को, प्रधानमंत्री जी ने 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए कहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी लक्ष्य तय किया है कि 29-30 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का आज यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अब यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हब बनने की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम देश के अंदर 60% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर है। एमएसएमई, ईआई, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारी और प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में साल भर विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभागों और केंद्रीय अधिकारियों के बीच समन्वित प्रयासों के कारण नुकसान को न्यूनतम करने में मदद मिली है और साथ ही प्रभावित लोगों को समय पर राहत उपलब्ध कराई जा सकी। धामी ने आगे कहा कि लगातार योजना बनाने और सहयोग बढ़ाने में से भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए राज्य पूरी तरह तैयार रहेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से आपदा प्रबंधन के कार्यों में सतत निगरानी और तत्परता बनाए रखने का भी आग्रह किया। देखिए, हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। काफ़ी हद तक हम समय पर पहुंच सके और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।